लोग कहते हैं कि जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मौत एक ऐसी दीवार है जिसके पार देखना मुमकिन नहीं। लेकिन मैंने इस दीवार को टूटते देखा है। मैंने अपनी उस बहन को जिंदा देखा है जिसे मैं खुद अपने हाथों से मिट्टी तले छोड़कर आया था। आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए या शायद आप इसे मेरा वहम समझें, लेकिन जो हकीकत मैंने अपनी आंखों से देखी है वो किसी भी वहम से ज़्यादा खौफनाक और सच्ची है। कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन सिद्दीकी है और मेरी उम्र इस वक्त 21 साल है। लोग कहते हैं कि जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मौत एक ऐसी दीवार है जिसके पार देखना मुमकिन नहीं। लेकिन मैंने इस दीवार को टूटते देखा है। मैंने अपनी उस बहन को जिंदा देखा है जिसे मैं खुद अपने आंखों से मुर्दा देखा था। आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए या शायद आप इसे मेरा वहम समझें, लेकिन जो हकीकत मैंने अपनी आंखों से देखी है वो किसी भी वहम से ज़्यादा खौफनाक और सच्ची है। जब वो इस दुनिया से गई मैं सिर्फ 3 साल का था। वो मुझसे 8 साल बड़ी थी। मेरी मुहाफ़िज़, मेरी दोस्त। एक 3 साल के बच्चे का जहन कितना कुछ महफूज कर सकता है। मेरी यादों के संदूक में उसके नाम पर सिर्फ चंद टूटी फूटी तस्वीरें और कुछ मध्यम सी झलकियां हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे ख्वाबों के किसी कोने में खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन जैसे ही मैं उसे छूने की कोशिश करता हूँ वो धुआं बनकर उड़ जाती है। उसके जाने के बाद मैं अपने वालिदैन का इकलौता सहारा रह गया। घर की दीवारों में वो खामोशी भर गई जो अक्सर किसी के बिछड़ने के बाद पीछे रह जाती है। मैं अकेला पला बढ़ा, लेकिन मेरा तख़य्युल हमेशा उस एक साए के गिर्द घूमता रहा जिसे मैंने आप ही कहना सीखा था। वक्त गुजरता गया और मैं 15 साल का हो गया। सच्ची बात तो यह है कि बचपन की वो यादें धुंधली होते होते इतनी मिट चुकी थीं कि मुझे आप ही की शक्ल भी ठीक से याद नहीं रही थी। मेरे वालिदैन की ज़िंदगी उनके कामों के गिर्द घूमती थी। अम्मी एक होटल की मैनेजर थीं और अब्बू कॉलेज में रियाजी के लेक्चरर। मेरी बहन के जाने के बाद लोगों का ख्याल था कि वो गम में मुझे हद से ज़्यादा लाड प्यार देकर बिगाड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मोहब्बत और सख्ती का एक ऐसा तवाज़ुन रखा जिसने मुझे बदल के रख दिया। उन्होंने मुझे ज़िंदगी की कदर करना सिखाया। मेरी पॉकेट मनी के हमेशा 3 हिस्से होते थे। एक मेरी मुस्तकबिल की सेविंग, दूसरा हिस्सा मेरे गुल्लक के लिए ताकि मैं अपनी ख्वाहिशात जैसे मेरा नया आईफोन या एक्सबॉक्स खुद पूरी कर सकूं, और तीसरा हिस्सा मेरे रोज़मर्रा के खर्च के लिए। कुछ मामलों में वो बहुत उसूल परस्त थे। हफ्ते में 5 दिन सिर्फ घर का खाना मिलता था, बाहर का खाना सिर्फ वीकेंड्स पर नसीब होता। इनकी इस तबीयत में मेरी तबीयत में एक अजीब सी शगुफ्तगी और सख्ती पैदा कर दी थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया था। मेरी तरबियत का सिलसिला सिर्फ जेब खर्च तक महदूद नहीं रहा। जब मैं 13 साल का हुआ तो अब्बू ने घर की छत की मरम्मत करवाकर उसे एक शानदार गेस्ट हाउस की शक्ल दे दी। ये एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया था जिसने हमारी आमदनी में इजाफा किया। अम्मी ने मुझ पर भरोसा किया और इस गेस्ट हाउस के फाइनेंस मैनेज करने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैं जो भी डील पक्की करता उसका 20% मेरा कमीशन होता, लेकिन उसूल वही पुराना था। उस 20% के भी 3 हिस्से होते थे। इस छोटी सी उम्र में मैंने पैसों की कद्र और लोगों से डील करना सीख लिया था। मैं खुद मुख्तार हो रहा था। मेरा जहन हिसाब किताब और हकीकत की दुनिया में उलझा रहता था। शायद यही वजह है कि जब मेरे साथ वो गैर यकीनी वाक़या पेश आया तो मेरा दिमाग उसे कबूल करने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ आदात व शुमार और हकीकत पर यकीन रखने वाला इंसान था। गेस्ट हाउस का बिज़नेस सेट हो चुका था और मेरी जेब में आने वाला वो 20% कमीशन अब रंग ला रहा था। इसी बचत और मेहनत का नतीजा था कि महज 21 साल की उम्र में मैंने किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर अपनी ही कमाई से अपना मैकबुक खरीद दिया था। मुझ में यह एतमाद आ चुका था कि मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान बन चुका था जो सिर्फ मंतिक, लॉजिक और हक़ायक़ पर यकीन रखता था। मेरी दुनिया में पुरअसरार चीज़ों की कोई जगह नहीं थी, या शायद मैं ऐसा ही समझता था। लेकिन जहाँ इतनी सख्त तरबियत हो वहाँ थोड़ा सा बागीपन तो बनता ही है। मेरा ये बागीपन किसी बदतमीज़ी या गलत आदत की वजह से नहीं था, बल्कि इसका मरकज़ हमारे घर का वो पुराना स्टोर रूम था। कहने को तो वो एक कबाड़ खाना था, लेकिन मेरे लिए वो मेरी आज़ादी का पासपोर्ट था।
वहाँ एक खिड़की थी जिसकी आधी ग्रिल टूटी हुई थी और वो पीछे की एक ऐसी वीरान गली में खुलती थी जहाँ लोग कम ही आते जाते थे। अम्मी ने हफ्ते के 5 दिन बाहर के खाने पर पाबंदी लगा रखी थी। कोई बात नहीं, मैं वहीं से राइडर को बुला लेता। जब घर से बाहर जाने की इजाज़त ना मिलती तो मैं उसी खिड़की से फलांग कर गायब हो जाता। मैंने बक्सों के दरमियान एक ऐसा खुफिया रास्ता बना रखा था कि अंधेरे में भी बगैर किसी चीज़ को छुए या आवाज़ किए मैं खिड़की तक पहुंच सकता था। मुझे लगा था कि ये मेरा सबसे बड़ा राज है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इसी स्टोर रूम के अंधेरे में कोई और भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब आपका गिल्टी प्लेजर ख़तरे में पड़ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे ताया की फैमिली सऊदी अरब से वासिफ भाई की शादी के लिए आई और हमारे ही गेस्ट हाउस में क़याम किया। मेहमान ज़्यादा थे और जगह कम। एक शाम ताई ने अम्मी से बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हम इस स्टोर रूम को साफ़ करवा के चंद दिन के लिए दुल्हा दुल्हन को दे सकते हैं? मेरा दिल हलक में आ गया। अगर वो वहाँ शिफ्ट हो जाते तो मेरी आज़ादी की खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाती। इससे पहले कि अम्मी कुछ कहती, मैंने फ़ौरन पैंतरा बदला और बड़े अदब से कहा, ताई अम्मी, अच्छी बात नहीं कि नई दुल्हन स्टोर रूम में रहे। आप वासिफ भाई को मेरा कमरा दे दे, मैं स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। अम्मी हैरान रह गईं। उनकी आंखों में गुस्सा था कि मैंने उनसे पूछे बगैर ये फ़ैसला कैसे किया, लेकिन ताई के चेहरे पर जो सुकून और दुआ थी उसने अम्मी का गुस्सा ठंडा कर दिया। ताई ने मुझे गले लगा लिया और अम्मी की तरबियत की तारीफ़ें करने लगी। अम्मी इसी में खुश हो गई, मगर एक शर्त रखी, कमरा खुद साफ़ करोगे। सफाई के दौरान बक्सों के ढेर के नीचे मुझे एक पुराना एल्बम मिला। ये शायद हमारे ख़ानदान का वो हिस्सा था जिसे वक्त की घट ने छुपा दिया था। मैंने उसे खोला तो मेरी नज़र अपनी बहन की तस्वीरों पर ठहर गई। अजीब बात थी, इससे पहले मुझे इसका चेहरा कभी साफ याद नहीं आया था, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी हद तक हमारी दादी से मिलती थी। वही आंखों का रंग, वही बालों की बनावट और वही मखसूस चेहरा। एक तस्वीर में वो खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी मासूमियत थी जो दिल को छू लेती थी, बिल्कुल दादी जैसी। मैंने चंद लम्हे इन तस्वीरों को देखा, एक अजीब सी अपनायत महसूस हुई, लेकिन फिर काम की ज़्यादती और वक्त की कमी ने मुझे दोबारा मसरूफ़ कर दिया। मैंने वो एल्बम वापस उसी कोने में रख दिया। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिन तस्वीरों को मैंने बंद करके एक तरफ रख दिया है वो बहुत जल्द जीते जागते वजूद में मेरे सामने आने वाली हैं। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और मेरी मेहनत रंग ला रही थी। अभी मैं 18 साल का होने में चंद माह बाकी थे कि मेरा दाखिला लाहौर की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आईटी सेक्टर में मेरिट पर हो गया। बचपन से मेरा रुझान पोजीशनें लेने के बजाय स्किल्स सीखने पर था। मेरे वालिदैन ने कभी मुझ पर किताबी कीड़ा बनने का दबाव नहीं डाला, बल्कि उन्होंने हमेशा मेरे हुनर की हौसला अफजाई की। आज मुझे इस 3 हिस्सों वाली बचत की अहमियत समझ आई। वो फीस जो शायद दूसरों के लिए एक बोझ होती, मेरी बरसों की जमा पूंजी का सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा था। इसी माली खुदमुख्तारी की वजह से मैं लाहौर के एक बेहतरीन हॉस्टल में रहने के काबिल हो गया था। मैं अपनी ज़िंदगी के एक नए और सुनहरी दौर में कदम रख रहा था, लेकिन माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। कभी कभी आपकी वो गलतियां भी आपको किसी मंजिल पर पहुंचा देती हैं जिन्हें आप छुपाना चाहते हैं। कराची वाले घर के उस हब्सज़दा स्टोर रूम की टूटी हुई खिड़की से निकलकर मैंने जो छुप छुप कर क्रिकेट खेली थी, उसने मुझे एक बेहतरीन फास्ट बॉलर बना दिया था। मेरी इसी स्किल की बदौलत मुझे यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में जगह मिल गई। हमारे कोच सुलेमान भाई, जो एक्टिंग टीचर भी थे, मुझ पर खासी तवज्जो दे रहे थे। खेल के मैदान में पसीना बहाना और अपनी तेज़ रफ्तार गेंदबाजी को निखारना अब मेरा जुनून बन चुका था। लेकिन ज़िंदगी के स्क्रिप्ट में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। कुछ ही दिन बाद टीम के लड़कों में चहमीगोइयाँ शुरू हुईं और फिर खबर पक्की हो गई। हमारी सबकी पसंदीदा लाइब्रेरियन मैडम जासिया और सुलेमान भाई की शादी होने वाली थी। ये सुनकर मेरा दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। क्यों, मुझे खुद नहीं मालूम था। बस ऐसा लगा जैसे 2 अलग अलग दुनियाओं के ताने बाने एक जगह आकर उलझ गए हैं। सेमेस्टर के इम्तिहानात करीब आ रहे थे और मेरा आईटी प्रोजेक्ट एक ऐसी किताब पर अटका हुआ था जो ना तो इंटरनेट पर दस्तयाब थी और ना ही उसका कहीं एक्सेस मिल रहा था। किसी ने बताया कि वो नायाब किताब हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। मैं, जो हमेशा स्क्रीनों की दुनिया में मगन रहता था, पहली बार लाइब्रेरी की दहलीज पर कदम रख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरे कदम वहीं ज़मीन में गड़ गए। मेरा सांस जैसे रुक गया हो। मैडम जासिया की मेज़ पर जो शख्सियत बैठी थी वो कोई आम इंसान नहीं लग रही थी। वो हूबहू मेरी दादी की जवानी की तस्वीर थी। वही चेहरा, वही वक़ार, वही आंखें। मैंने दादी की जवानी की तस्वीरें 1000 बार देखी थीं और ये वही शबीहें थी जो अब मेरे सामने जीती जागती बैठी थीं।
मेरा साइंटिफिक दिमाग जो सिर्फ कोडिंग और लॉजिक पर चलता था उस वक्त बुरी तरह नाकाम हो रहा था। वो मेरी बहन तो नहीं हो सकती थी क्योंकि वो तो बरसों पहले जा चुकी थी, लेकिन ये मुशाबिहत, ये दादी जैसा रूप, क्या ये मुमकिन था कि वो पुराना एल्बम, वो स्टोर रूम की खामोशियाँ और ये लाइब्रेरी सब एक ही जंजीर की कड़ियाँ हों? मैं वहाँ किताब लेने गया था, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़े राज के जाल में फंस गया हूँ। उनकी नज़रें मुझ पर पड़ी, वो मुस्कुराईं और उस मुस्कुराहट में वही अपनाइयत थी जो मैंने बचपन की इन धुंधली यादों में महसूस की थी। उस वक्त मेरे वालिदैन उम्रे के लिए सऊदी अरब गए हुए थे और मैं यहाँ लाहौर में इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। हमारे घर में एक अजीब रिवाज था। जिस घर से जवान औलाद चली जाए वहाँ माएँ अक्सर उनकी याद में हलकान होती हैं, किस्से सुनाती हैं, आंसू बहाती हैं। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था। सिद्दीका आपी का जिक्र आता ही जैसे सबके लबों पर ताले लग जाते। या तो मौजू बदल दिया जाता या सब इतने नॉर्मल हो जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे याद है जब मैंने एक बार अबू से पूछा था कि आपी को क्या हुआ था, उन्होंने बहुत मुख्तसर और स्पाट लहजे में जवाब दिया था, उसे डेंगू हुआ था। बस उसके बाद कोई तफसील नहीं, कोई दुख का इजहार नहीं। लेकिन अब जब मैंने मैडम जासिया के रूप में वो दादी जैसी शबीह देखी तो मुझे शक होने लगा। क्या वाकई वो सिर्फ बीमारी थी या वो खामोशी किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी? पहले इम्तिहान के बाद 3 दिन का वक्फा था, लेकिन मेरे जहन में जो सवालात थे वो मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। मैंने पहली फ़्लाइट ली और सीधा कराची पहुंच गया। मैं सच जानना चाहता था। मैंने अबू की स्टडी में फ़ाइलें छानना शुरू की और वहाँ मुझे वो सब कुछ मिल गया जो एक साकित हकीकत थी। सिद्दीका की मेडिकल रिपोर्ट्स, वाइट ब्लड सेल्स का तेज़ी से गिरना, डेंगू की आखिरी स्टेज, सब कुछ वहाँ मौजूद था। मेरे वालिदैन ने उसे बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर के महंगे तरीन अस्पतालों के बिल इस बात की गवाही दे रहे थे। इसी फाइल के आखिर में मुझे एक कागज़ मिला जिसने मेरी रूह लर्जा दी। वो अबू का एक ख़त था जो उन्होंने अपनी मरी हुई बेटी के नाम लिखा था। माफ़ करना बेटा, बाबा ने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हें बचा नहीं पाए। इन अल्फाज ने मेरे तमाम शुकूक व शुबहात को मिट्टी में मिला दिया। मेरी बहन वाकई इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन जैन का चेहरा पसीने से शराबूर है। अगर वो मर चुकी है तो वो कौन है जिसे मैंने लाहौर की लाइब्रेरी में देखा? वो दादी जैसा चेहरा, वो मखसूस मुस्कुराहट, क्या मेरा दिमाग मुझसे कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा था? इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे और मेरे वालिदैन अभी भी सऊदी अरब में ही क़याम पजीर थे। मैंने भी उन्हें वापसी के लिए नहीं कहा। शायद मैं इस आज़ादी और लाहौर की ज़िंदगी का आदी हो रहा था। हॉस्टल में अच्छे दोस्त बन गए थे। हम शामों को लाहौर की सड़कों पर आवारागर्दी करते और मैं अपनी फ्रीलांसिंग से इतने पैसे कमा लेता था कि ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। सदीका आपी का वो चेहरा, वो लाइब्रेरी और वो पुरस्रार फाइलें अब मेरे जहन के किसी पिछले खाने में दब चुकी थीं। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन फिर एक दोपहर बुशरा फूफो की कॉल आई। बुशरा फूफो असल में मेरी सगी फूफो नहीं थी, वो बाबा की कज़न थी, लेकिन हमारा ताल्लुक़ बहुत गहरा था। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। उन्होंने बताया कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, वो बहुत अलील हैं और वो आखिरी बार मुझसे मिलना चाहती हैं। खैरपुर के करीब उस दौर अफ्तादा गाँव को ढूंढना मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मैं पहले कभी वहाँ नहीं गया था। लेकिन दादी से मिलकर जो सुकून मिला उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी, लेकिन उनका हाफिज़ा किसी कंप्यूटर की तरह तेज़ था। हम घंटों बैठे बातें करते रहे, माजी के किस्से, ख़ानदान की कहानियाँ, और फिर ना चाहते हुए भी सदीका आपी का जिक्र छिड़ गया। दादी की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने उन आखिरी अयाम की तकलीफ़ का जिक्र किया। वो बताते बताते रो पड़ी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और अचानक मेरे मुंह से एक अजीब सवाल निकला, दादी, क्या आपको यकीन है कि वो मर चुकी है? दादी ने चंद लम्हों के लिए हैरानी से मेरा चेहरा तका, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन ना आया हो। फिर उन्होंने तड़प कर कहा, ये कैसा सवाल है ज़ैन? उसने अपनी आखिरी सांसें मेरी गोद में ली थी। मैं खुद उसे एम्बुलेंस में तुम्हारे बाबा के साथ घर लाई थी। उसके आखिरी गुस्ल में मैं खुद शरीक थी। मैंने उसे रुखसत किया है बेटा। दादी ने मेरी बेचैनी को भांप लिया था जब मैंने उन्हें बताया कि लाहौर में एक ऐसी लड़की है जो हूबहू सदीका और ख़ुद उनकी जवानी जैसी है। तो उन्होंने पहले तो एक रिवायती सी मुस्कुराहट के साथ वही पुरानी बात कही, बेटा, दुनिया में एक ही शक्ल के साथ लोग होते हैं। मैं उनके इस आम से जवाब पर मायूस हो गया था, लेकिन उसी लम्हे मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन चमका।
सुलेमान भाई ने अपनी होने वाली दुल्हन यानी मैडम जासिया के साथ एक स्टेटस लगाया था। मैंने बगैर सोचे समझे वो फ़ोन दादी के सामने कर दिया। जैसे ही उनकी नज़र इस तस्वीर पर पड़ी, उनकी वो लंबी चौड़ी मुस्कुराहट जैसे हवा में उड़ गई। उनका चेहरा सर्द पड़ गया और वो किसी सहरज़दा इंसान की तरह जासिया के एक एक पहलू को, उसकी आंखों की चमक को और उसके बैठने के अंदाज को तस्वीर में ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई फ़ोटो नहीं बल्कि कोई जिंदा हकीकत हो जो बरसों बाद उनके सामने आई हो। दादी इस दुनिया से चली गईं। मेरे वालिदैन वापस आ चुके थे और तदफीन के बाद घर में वही भारी खामोशी थी जो बरसों पहले सदीक़ा अभी के जाने के बाद छाई थी। मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल किया जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान को साकित कर दिया। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि आपने सिर्फ एक ही बेटी पैदा की थी? अम्मी का चेहरा हैरत से सफ़ेद पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ ज़ैन, मैंने सिर्फ एक ही बेटी पैदा की थी सदीक़ा, उन्होंने दो टोक जवाब दिया। मैं हार नहीं मान सकता था। अगर अम्मी कह रही थीं कि एक ही बेटी थी और रिपोर्ट्स भी एक ही बेटी का बता रही थी, तो फिर कुछ तो ऐसा था जो सबकी नज़रों से ओझल रहा। मैंने दोबारा अब्बू की स्टडी का रुख किया और इस बार मेरी नज़र उन रिपोर्ट्स पर पड़ी जिन्हें शायद किसी डॉक्टर ने भी इतनी अहमियत नहीं दी थी। सदीक़ा की पैदाइश से पहले की वो रिपोर्ट जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल लेवल HCG लेवल्स चेक किए जाते हैं, वो चीख कर कुछ और ही बता रही थी। वो लेवल एक बच्चे के हिसाब से कहीं ज़्यादा थे। वो बिल्कुल ट्विंस के ग्राफ से मैच कर रहे थे। मेरे वालिदैन को लगा था कि शायद ये महज एक जिस्मानी तब्दीली है, लेकिन एक IT स्टूडेंट के तौर पर मैं जानता था कि आदात व शुमार कभी झूठ नहीं बोलते। ये छोटी सी रिपोर्ट इस बात का पक्का सबूत थी कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। मैं लाहौर वापस आया तो मेरा पहला हदफ मैडम जासिया का ख़ानदानी पस मंज़र था। मुझे मालूम हुआ कि वो यूनिवर्सिटी के ही एक पुराने क्लर्क बसारत साहब की बेटी हैं। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए उनके दफ्तर पहुंच गया। मैंने इधर उधर की बातों के बजाय सीधा वार किया। बसारत साहब, क्या आपने कभी कोई बेटी अडॉप्ट की है? मेरे इस सवाल ने जैसे वहाँ लगी हवा को साकित कर दिया। मैंने अपनी आंखों से बसारत साहब के चेहरे का रंग फखोते देखा। वो लम्हा भर के लिए जैसे बुत बन गए। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक मसनूई मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई और थूक निकलते हुए पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने फ़ौरन एक कहानी घड़ी। असल में मेरे वालिदैन कराची में अकेले हैं। मैं चाहता हूँ कि वो किसी बच्चे को गोद ले लें ताकि उनका जी लगा रहे। मैं बस इसका कानूनी तरीका जानना चाहता था। बसारत साहब ने मेरे सवाल को मजाक में उड़ा दिया। बेटा, इस उम्र में तुम्हारे वालिदैन बच्चा गोद लेंगे, लोग क्या कहेंगे? वो हंस रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कि उनकी उंगलियां मेज़ पर थरथरा रही थीं। मैं शर्मिंदगी का बहाना बनाकर वहाँ से निकल आया, लेकिन मेरा काम हो चुका था। मुझे वो मालूमात मिल गई थी जो मैं चाहता था। बसारत साहब की कोई और औलाद नहीं थी। जासिया उनकी इकलौती बेटी थी और उनका ज़रूरत से ज़्यादा दिफाई होना, डिफेंसिव होना मेरे शक को यकीन में बदल रहा था। अब मज़ीद बातों या सवालों का वक्त ख़त्म हो चुका था। अब मुझे वो सबूत चाहिए था जिसे कोई झुटला ना सके। मुझे DNA टेस्ट करना था। DNA सैंपल हासिल करना अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। इसके लिए मुझे सुलेमान भाई को एतमाद में लेना पड़ा। मैंने उन्हें अपनी शिकायत, वो हार्मोनल रिपोर्ट, दादी का वो खौफ और कराची की फाइलें सब दिखा दी। हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया। शायद वो भी जासिया की शख्सियत में छुपी उस पुरस्रार मुशाबहत को महसूस कर चुके थे। 4 दिन बाद उन्होंने मुझे 2 नमूने दिए, एक अपनी होने वाली बीवी जासिया का और दूसरा अपने ससुर बसारत साहब का। अब बाल मेरे हाथ में थे और सच लेबॉरेटरी की उन मशीनों के अंदर बंद होने वाला था जो जज्बात नहीं, सिर्फ आदाद व शुमार समझती हैं। टेस्ट का नतीजा वही था जो मेरी रूह पहले से जानती थी। जासिया और मेरा DNA 99.9% मैच कर रहा था। वो मेरी सगी बहन थी, मेरी जुड़वा बहन। लेकिन दूसरी रिपोर्ट ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। जासिया का DNA बसारत साहब से बिल्कुल मैच नहीं करता था। बसारत साहब उसके बाप नहीं थे, वो सिर्फ उसके मालिक बनकर बैठे थे। मेरा दिमाग सुन हो रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि 26 साल पहले मेरे वालिदैन को इसका पता ही नहीं चला? क्या अस्पताल के अमले ने मेरे बाप को सिर्फ एक लाश दिखाई और दूसरी को वहीं गायब कर दिया? क्या बसारत साहब इस साजिश का हिस्सा थे या वो भी किसी धोखे में थे? वक्त का हिसाब भी कितना बेरहम होता है। मैं उस वक्त 18 साल का था और वो हकीकत जिसे हमने 26 साल तक दफन कर रखा था अब फटकर सामने आ चुकी थी। 26 साल, ये वो अरसा था जो मेरी बहन ने एक अजनबी छत तले गुजारा, ये सोचकर कि बसारत साहब उसके मौसिन हैं, जबकि वो उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े लुटेरे थे। जिस दिन मेरे वालिदैन को ये पता चला कि उनकी एक और बेटी भी है, उनके चेहरों पर जो कर्ब था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। 21 साल पहले उन्होंने एक बेटी खोई थी और आज 26 साल बाद उन्हें पता चला कि दूसरी बेटी तो कभी खोई ही नहीं थी, उसे तो छुड़ाया गया था।
जासिया आपी को जब ये सब पता चला तो वो हैरान रह गईं, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना ना था कि अब उनके पास 2 मेके थे और सबसे बढ़कर उन्हें एक भाई मिल गया था। जब उन्होंने मुझे पहली बार एक बहन की तरह गले लगाया तो हम दोनों देर तक रोते रहे। इस लम्हे मुझे उनकी एक बात याद आई। उन्होंने बताया था कि वो अक्सर ख्वाब में एक हमशक्ल लड़की को देखती थीं जो वो खुद नहीं थीं। आज जाकर वो गत्थी सुलझी। वो कोई वहम नहीं था, वो सद्दीफाक भी थीं जो शायद अपनी जुड़वा बहन को याद करती थीं। आज वो ख्वाब हकीकत बन चुका था। सच्चाई सामने आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो डॉक्टर जिसके हाथ में मेरी माँ ने अपनी और अपनी औलाद की ज़िंदगी सौंप दी थी, वो मसीहा नहीं बल्कि एक सौदागर थी। उसने शुरू से ही एक सोची समझी साजिश के तहत मेरी माँ से ये छुपाया कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है। तमाम टेस्ट, तमाम अल्ट्रासाउंड उसके अपने क्लिनिक में होते थे, जहाँ वो सच को अपनी मर्जी से मरोड़ती रही। जब हमने उस पर केस किया तो इंकशाफ हुआ कि सिद्दीका आपी और जासिया उसका पहला शिकार नहीं थी। वो बरसों से यही घिनौना खेल खेल रही थी। एक बच्चा वालदैन के हवाले करती और दूसरा किसी भारी कीमत पर बेऔलाद जोड़ों को बेच देती। मैं जब भी ये सोचता हूँ कि इन बाकी मासूम बच्चों का क्या हुआ होगा तो मेरा दम घुटने लगता है। उनकी माएँ आज भी किसी नामालूम कब्र पर आंसू बहाती होंगी, जबकि उनकी औलादें कहीं और ज़िंदगी जी रही होंगी। मेरी बहन तो खुशनसीब थी कि वो हमें मिल गई, लेकिन बाकियों का क्या? मैंने और मेरी बहन ने मिलकर उस डॉक्टर को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। उसे वो सज़ा मिली जिसकी वो हकदार थी। लेकिन जहां बात बसारत साहब की आई, वहां मेरी बहन के आंसू जीत गए। उसने मुझसे इल्तिजा की कि बसारत साहब ने उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी अपनी औलाद नहीं है। उनकी मोहब्बत सच्ची थी, चाहे उसकी बुनियाद एक गलत फैसले पर थी। हमने उन्हें माफ़ कर दिया, शायद इसलिए कि इंसानियत अभी ज़िंदा थी, या शायद इसलिए कि मेरी बहन की खुशी इसी में थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। मुझे एक बहन की ज़रूरत थी और कुदरत ने मुझे उसे ढूंढने का रास्ता दिखा दिया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन तमाम वालदैन की है जिनसे सच छुपाया गया। हमेशा याद रखें, सच छुप सकता है लेकिन वो कभी मरता नहीं है।